नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाई स्पीड ट्रेन से लेकर रेलवे ट्रैक के विस्तार और रेलवे स्टेशनों को सुधारने तक के काम तेज हुए हैं। रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन काफी हद तक हो चुका है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इस पूरे बदलाव के साथ ही यात्रियों के लिए सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है, यात्रियों की सुरक्षा का। उससे महत्वपूर्ण सवाल कुछ भी नहीं। आज फिर यह सवाल सामने आया जब एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को आज सुबह 8:30 बजे एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर और 7 यात्रियों की मौत हो गई। कम से कम 47 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी 2 हिस्सों में टूट गई। यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से राहत और बचाव का काम हुआ। हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री घटनास्थल पहुंचे। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई। शायद एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है। शायद जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं ये पूरा हादसा कैसे हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकली थी। 8 किलोमीटर की दूरी पर रंगपानी स्टेशन था। तो ये आप देख सकते हैं एनिमेशन से, जलपाईगुड़ी स्टेशन से कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे बढ़ी और 8 किलोमीटर आगे रंगपानी स्टेशन था। ट्रेन लेकिन यहाँ नहीं रुकी, चलती रही। पीछे से एक मालगाड़ी भी आ रही थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस जब रंगपानी स्टेशन से 6 किलोमीटर आगे पहुंची तो पीछे से आ रही मालगाड़ी रेड सिग्नल तोड़ती हुई आई और उसने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। आप ये देख रहे हैं, 6 किलोमीटर आगे रंगपानी से ये निकली थी। पीछे से एक मालगाड़ी आई, उसने रेड सिग्नल तोड़ा और पीछे से इस यात्री गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 3 बोगियां पटरी से उतर गई। 9 लोग मारे गए, 47 घायल हो गए। साफ है कि रेड सिग्नल की अनदेखी हुई। इस पूरे हादसे में एक बात और साफ हुई है कि रेलगाड़ियों को आपस में टकराने से बचाने के लिए तैयार किए गए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच इन दोनों ही ट्रेनों में नहीं लगाया गया था, वरना मालगाड़ी पहले ही रुक जाती। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। और जिस कवच सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो एंटी कोलिजन डिवाइस है एक तरह से, वो अगर होता तो हादसा नहीं होता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठीक साल भर पहले ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद एक बयान में कवच सिस्टम को समझाया था। आपको याद होगा 2 जून को पिछले साल उस हादसे में बालेश्वर में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी और उसके बाद पटरी से उतरे उसके 3 डिब्बे दूसरी पटरी पर आ रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए थे। उस हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे। वो हादसा भारतीय रेल के इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक था। उस हादसे के बाद हर ट्रेन में जल्द से जल्द कवच सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस हुई थी।
दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये कवच सिस्टम काफी कारगर है, लेकिन ये कैसे काम करता है, ये समझा रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। कैसे काम करता है कवच और कैसे ये ट्रेन हादसों को रोक सकता है, वो एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, सैटेलाइट है, सिग्नल है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है। ये जीपीएस है जो सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है और सैटेलाइट के जरिए वो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन को वो सिग्नल जो है वो पहुंचता है। इससे ट्रेन की लोकेशन पता चलती है। इसमें आप समझिए कि ये जो नई तकनीक है उसमें जीपीएस भी काम करता है, आरएफआईडी भी काम करता है। और यहां पर आप देखिए कि आरएफआईडी कैसे जो काम करता है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप आरएफआईडी यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो दरअसल फ्रीक्वेंसी एक तो ट्रैक में लगा होता है, इंजन में लगा होता है, दोनों ट्रेनों के इंजन में लगा हुआ है। और साथ में जो सिग्नल है वो धीरे से अगर प्ले करके अगर दिखाएंगे इसमें तो जीपीएस और आरएफआईडी के जरिए जो है वो कवच काम करता है। सबसे बड़ी खासियत है कि एक ट्रैक पे अगर ट्रेन हो तो आमने सामने आ जाए तो एक निश्चित दूरी पर ब्रेक लग जाता है। सिग्नल अगर क्रॉस कर दे ट्रेन तब ब्रेक लग जाता है। और ये तकनीक जो है फिलहाल कुछ ही गिनी चुनी जगहों पे है साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन ये तकनीक अपने आप में बहुत कारगर तकनीक है जिसके बारे में हमेशा से कहा गया कि गेम चेंजर है। यानी अगर ये तकनीक लग जाए, ट्रेनों में इंस्टॉल हो जाए तो फिर हादसों की गुंजाइश ना के बराबर बचती है। ट्रैक पे सामने से ट्रेन आ रही हो या पीछे से ट्रेन आ रही हो, अगर एक ही ट्रैक पे ट्रेन है तो निश्चित दूरी के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। सिग्नल क्रॉस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये जीपीएस यहाँ पे और आरएफआईडी, इसके जरिए जो है लोकेशन पता चलती रहती है ट्रेन की। और आरएफआईडी का एंटीना जो होता है, फिर से अगर दोहराएं तो वो ट्रैक में भी निश्चित दूरी पे लगा होता है, जो सिग्नल सिस्टम है उसमें भी लगा होता है, ट्रेन में भी लगा होता है। और ये सारी वार्निंग जो है वो सीधे तौर पे स्टेशन और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जिससे जरिए ये पता चल जाता है कि ट्रेन कहीं एक ट्रैक पे तो नहीं और ट्रेन आखिर है तो कहाँ पर है, और उसके जरिए जो है हादसों को रोका जा सकता है। तो जैसे परिमल ने बताया कितना कारगर सिस्टम है कवच, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारी रेलवे सिस्टम के लिए। लेकिन दिल्ली गुवाहाटी रूट पर जहां आज ये हादसा हुआ, ये अभी लगाया नहीं गया है। इसे लगाने की इस रूट पर योजना है। तो दिल्ली गुवाहाटी रूट पर ये जल्द ही लगेगा। देश में कवच फिलहाल 1500 किलोमीटर रेल लाइन में ही लगा है। इस साल 3000 किलोमीटर रेल लाइन पर कवच सिस्टम और लग जाएगा। अगले साल भी 3000 किलोमीटर कवच लगाने की योजना है। यानी धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और इस साल जो अब 3000 किलोमीटर कवच लगना है, 3000 किलोमीटर की दूरी में रेलवे के ट्रैक्स पर, उसमें बंगाल भी है। तो कवच ज़रूरी है, जल्द से जल्द हर ट्रेन में लगे तो बेहतर। इस तरह की दुर्घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। और अब बढ़ते हैं आज के अगले मुद्दे की ओर। बड़ा मुद्दा, वो मुद्दा जिससे हर खास व आम दो चार हो रहा है। ये हमारे पर्यावरण से खिलवाड़, जिसका कवच हम खुद ही खत्म करने पर आमादा है। भयानक गर्मी और पानी की किल्लत का ये मुद्दा है। हम रोज इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन बस बात ही कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ये मसला हल होने वाला नहीं है। हम यकीन मानिए इस बात में हम जो बात ही कर रहे हैं उसमें अगर हम जीवन शैली बदलने पर ध्यान देते बीते कुछ दशकों में, तो ये स्थिति न आती जो आज हमारे सामने है।
और कितने दशक आने वाले समय में हम देखेंगे भयानक गर्मी और पानी की किल्लत के, ये हम भी नहीं जानते। जिस तरह का माहौल इस समय हो गया है, जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो चुका है, दुनिया भर के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि अब भी वो स्थिति आ पाई है जब लोग ये मानने को तैयार हों कि पर्यावरण से खिलवाड़ अब ऐसी जगह पहुंच गया है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। कम से कम दुनिया की एक प्रतिष्ठित संस्था कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S के ही इन आंकड़ों को हम देख लें। दुनिया भर की अपनी लैब्स के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर C3S ने बताया है कि बीते महीने मई 2024 ने भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये लगातार 12वां महीना था जब दुनिया का औसत तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। पिछले साल मई से लेकर इस साल मई तक दुनिया का औसत तापमान उस 1.5 डिग्री की सीमा के पार रहा जिसके पार हमें कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि इसके जो नतीजे क्लाइमेट चेंज के तौर पर होंगे वो काफ़ी भयानक होंगे और हो भी रहे हैं। जून का महीना आप देख ही रहे हैं क्या कहर ढा रहा है। पिछला साल 2023 बीते 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है और ये साल लगता है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते में ये सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से यानी 1850 से 1900 के बीच के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। 1.5 डिग्री की ये सीमा इसलिए तय की गई थी कि अगर इससे ऊपर गए तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन लगता है हम ये सब समझने को तैयार हैं ही नहीं। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने के बजाय खूबसूरती के नाम पर सीमेंट कंक्रीट के ढांचे बनाते जाने की हमारी आदत ने हमें एक ऐसे ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस में कैद कर दिया है जिसके अंदर सूरज की गर्मी आती तो है लेकिन बाहर आसानी से निकलती नहीं। और ये गर्मी हमारे शरीर से लेकर हमारे दिमाग तक को भी गर्म कर रही है। हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा इससे अछूता नहीं रहा है। जैसे हम कुछ ऊंची इमारतें ही देखें जो हमारे कथित तौर पर आधुनिक होने का उदाहरण बन रही हैं। कहने को ये आलीशान इमारतें हो सकती हैं, लेकिन माचिस की डिब्बियों जैसे अपार्टमेंट उसी क्षण रहने के लिए बेकार हो जाते हैं जिस क्षण बिजली चली जाए। धौंकनी की तरह गर्म हवा बाहर फेंकते एसी इन इमारतों के अंदर एक ऐसा तापमान बनाए रखते हैं जिसमें हम आसानी से रह पाते हैं, लेकिन बिजली जाते ही एसी बंद और फिर हालत खराब। खुद ही देखिए, हर आदमी ने महसूस किया होगा जिसके घर में एसी है। और ये एसी भी क्या चीज़ है, जितना ठंडा अंदर करता है उससे ज़्यादा गर्मी बाहर फेंकता है। वो गर्म हवा का थपेड़ा फिर लौट कर हम तक ही आता है, जिससे बचने के लिए हम और एसी चलाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। एसी चलेगा तो बिजली ज़्यादा लगेगी। हो सकता है कि कई लोगों के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे की कमी ना हो, लेकिन इस बिजली के लिए कहीं किसी बिजली घर में दूर कोयला जल रहा होगा। उस कोयले का धुआं और राख भी पर्यावरण को बर्बाद कर रही होगी। ऊर्जा की इस ज़रूरत ने उस हवा को भी जहरीला बना दिया है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। यह हवा न अमीर देखती है न गरीब, सबकी जिंदगी इस पर निर्भर है कि जितनी खराब होगी जीवन का स्तर उतना ही खराब होगा। कुछ लोग पैसे के दम पर भले ही कुछ समय के लिए बंद कमरों में साफ हवा का सुकून ले लें, लेकिन बाहर तो निकलना ही है। और फिर उस पानी का क्या जो हमें पीने के लिए चाहिए। आप दिल्ली की आए दिन तस्वीरें देख लीजिए, पानी की मारामारी की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, तो देश के और बाकी दूर दराज इलाकों का क्या होगा जो पानी की किल्लत से जूझते हैं। पानी की कमी से लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। ऊपर से राजनीतिक दलों की सियासत ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। पहले तो ये पानी मिलना ही मुश्किल होता जा रहा है और जो मिल भी रहा है उसमें भी खतरनाक रसायन घुल चुके हैं। फिर जो अनाज हम खा रहे हैं वो भी इसका शिकार है। कीड़ों से बचाने के लिए न जाने कितने कीटनाशक, खतरनाक रसायन हमारे खेतों में मिलते हैं, हमारी फसलों में मिलते हैं, हमारे खाने में हमारे साथ हमारी टेबल तक आते हैं। और ये तो बस कुछ उदाहरण भर है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हम एक कुचक्र में फंस चुके हैं। अपनी ही वजह से, अपनी सुविधा के लिए हमने अपनी आफत बढ़ा दी और फिर हम कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये आजकल एक ऐसा शब्द हो गया कि हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए इस पर कोई नहीं सोचता। पक्का निर्माण करने की हमारी आदत ही देख लीजिए। हर जगह हम सीमेंट कंक्रीट बिछा देना चाहते हैं। घास के उगने का अधिकार तक हम छीन लेना चाहते हैं। घरों के अंदर गमले लगाना बहुत अच्छी आदत है,
लेकिन घरों के बाहर पेड़ पौधे और हरियाली खत्म होते देखकर हम मुंह क्यों फेर लेते हैं? इसी का नतीजा है कि कथित तौर पर आधुनिक होते हमारे शहर, कस्बे हीट आइलैंड यानी गर्मी के द्वीप बनते जा रहे हैं। इस कारण हम जिस गर्मी को झेलते हैं उसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोग हर रोज फोन पर रहने वाले अपने गांव के लोगों से बात करते हैं कि यहाँ ज्यादा गर्मी है, इसीलिए क्योंकि वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को महसूस कर रहे हैं। एक ऐसे द्वीप में रह रहे हैं जहां गर्मी दिन में बहुत बढ़ती है और रात में भी आसानी से कम नहीं होती, जल्दी कम नहीं होती। क्यों? सीमेंट कंक्रीट बिछा हुआ है। इसके लिए कुछ आंकड़े भी देखिए जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन से निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की ही कर लें। दिल्ली में बाकी कुछ शहरों के मुकाबले एक अच्छी बात यह रही है कि यहाँ 2003 से 2022 के बीच हरियाली थोड़ा बढ़ी है। 32.6% से बढ़कर 44.2% हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली का बिल्ट अप एरिया देखिए, यानी पक्का निर्माण, सीमेंट कंक्रीट, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। 2003 में 31.4% था तो 2022 में 38.2% हो गया है। नतीजा, दिल्ली अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट झेल रही है। दिन तो गर्म हो ही रहे हैं, रात भी गर्म ही रहती है। अब मुंबई का हाल देखिए, माया नगरी, हरियाली बहुत घटी है। 2003 में 35.3% से 2023 में घटकर 30.2% पर आ गई है मुंबई में हरियाली। और पक्का निर्माण देखिए कितना बढ़ा है। 2003 में 38.1% था, जो 2023 में 52.1% हो गया, यानी आधी से ज्यादा मुंबई सीमेंट कंक्रीट बिल्कुल बिछ चुका है, इमारतें ऐसी बन चुकी हैं। कोलकाता का हाल, सिटी ऑफ जॉय, और भी खराब है। कोलकाता में ग्रीन कवर 2001 में 15.2 के मुकाबले 2023 में घटकर 14.5% रह गया है। आप सोचिए कितना कम है, हरियाली इतनी कम बची है। और पक्का निर्माण देखिए, कोलकाता में 2001 में 70% था, 2023 में 80.1% हो गया है। इतना पक्का निर्माण, गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? यही तो अर्बन हीट आइलैंड है। लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? और अब दक्षिण भारत में चेन्नई का भी जायजा ले लें। चेन्नई में ग्रीन कवर यानी हरियाली घटी है। 2003 में 34% थी, 2023 में ये हरित इलाका घटा 20.3% रह गया। चेन्नई में पक्का निर्माण यहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 2003 में 30.7% था, 2023 में बढ़कर 73.5% हो गया। सोचिए कितना निर्माण हमने इन सालों में किया है। ये है हमारा कथित आधुनिक विकास। ऐसा ही एक मुद्दा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी सामने आया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देश में वो कोर्ट है जहां पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होने पर लोग जाते हैं उसके मसलों को हल कराने के लिए। लेकिन कई बार लगता है कि जैसे एनजीटी की आवाज़ भी कोई नहीं सुन रहा है। पिछले ही महीने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को सौंपे अपने एक जवाब में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़कों के किनारे फुटपाथ के नाम पर कंक्रीट बिछाए जाने को पर्यावरण के खिलाफ बताया था और कहा कि इसे सड़क के किनारे से हटाया जाना चाहिए, पेड़ और घास लगाई जानी चाहिए। एक याचिकाकर्ता विक्रांत की याचिका में फुटपाथों पर अंधाधुंध कंक्रीट और टाइल्स बिछाए जाने को चुनौती दी गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम न होने के कारण सड़क के जो ये किनारे होते हैं या फुटपाथ की जो जगह होती है वहाँ से भी भूमिगत जल रिचार्ज होता है, रास्ता बनता है ज़मीन में पानी के जाने का। लेकिन जब सीमेंट कंक्रीट टाइल्स बिछ जाएंगी तो वो रास्ता बंद हो जाता है। और ये पूरी जगह आप कहीं भी देखिए, सड़कें बनेंगी तारकोल की, पानी नीचे नहीं जा सकता। दोनों तरफ फुटपाथ बनेंगे सीमेंट कंक्रीट के टाइल्स के, पानी नीचे नहीं जा सकता। और फिर वो जब पानी भर जाता है तब हम कहते हैं कि शहर में पानी भर गया। पानी के जाने का कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो कई शहरों में अंधाधुंध सीमेंट कंक्रीट बिछाने के मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी गतिविधियां ऐसी हैं कि हालात खराब होंगे और इसके अलावा और कुछ होगा नहीं अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा। हम शायद उस क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट से आगे निकल चुके हैं। इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना होगा। और पर्यावरण से खिलवाड़ को लेकर हमें संभलना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी आप गर्मी झेल रहे हैं, 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद आप देखिए सब तरफ एक ही जैसी खबरें होंगी। यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ भूस्खलन हो गया, ये इलाका पानी के नीचे दब गया, क्योंकि तब बरसात हो रही होगी, पानी के जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। भूमिगत जल को रिचार्ज करने के सभी रास्ते हमने बंद कर दिए। ये चिंता है
और इस चिंता पर रोज़ बात होनी चाहिए, हर घर में बात होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि बड़े ये बात नहीं करते, बच्चे बात करते हैं और उनसे ही थोड़ी उम्मीद रह जाती है। शायद स्कूलों में उनके पढ़ाया जाता है, अमल करने पर और जोर हो तो और अच्छी बात हो। इसी पूरी बात को और संवेदनशील तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं पीपल बाबा के नाम से मशहूर स्वामी प्रेम परिवर्तन। आप पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और पर्यावरण के हर पहलू पर आपका काम और ध्यान रहा है। खास बात यह है कि बीते 45 साल में आपने 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, वृक्षों का रोपण किया है, उनका संरक्षण किया है। और गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। 17,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पर्यावरण के संरक्षण के काम में आपसे जुड़े हुए हैं। आपके वीडियोस भी खूब देखे जाते हैं इंटरनेट पर और आपकी काफ़ी सराहना भी होती है। आपका साधुवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। पीपल बाबा कहकर ही मैं आपको संबोधित करूंगा, जो आपका प्रचलित नाम है। ये जो पूरी बातचीत हमने अभी की है, जिस तरह के कुचक्र में हम फंस गए हैं, पर्यावरण को लेकर के एक तरह की चिंता हमारे अंदर तो है लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। कैसे आप चाहेंगे कि लोगों के दिल तक ये बात पहुंचे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें सुधरना होगा, पर्यावरण से खिलवाड़ बंद करना होगा? सर, मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है पिछले 46 साल फील्ड पे काम करने के बाद, वो निष्कर्ष मेरा ये निकला, क्योंकि हम लोगों ने ना गांव में बहुत काम किया है, पंचायतों में बहुत काम किया है, कंट्री साइड पे बहुत काम किया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो अथॉरिटीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, हमने रेलवेज के साथ भी काम किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के साथ भी किया, सब कुछ। एक चीज जो ध्यान में आती है, और मैं बहुत विनम्र पूर्वक ये चीज पूरे पूरे देश से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई थिंक इट इज टाइम। हम लोग ना अपने आप को ही ब्लेम करते जा रहे हैं, हम अपने आप को ही गाली निकालते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत है, सिटीजन्स ठीक नहीं हैं, देखो अमेरिकन कैसे करते हैं, कैनेडियन कैसे करते हैं, हम ही लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन हम अपने देश में वो नहीं कर रहे, हम सब कर रहे हैं। सिटीजन्स की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक चीज समझनी होगी। देखिए, मैं क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हेडलाइन में फटाफट आपको जल्दी से कहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, आप हमें थोड़ा ही वक्त देंगे। ये है एजुकेशन। पहली बात, आपको तीसरी और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी अपने पर्यावरण के बारे में। यही जो बच्चा है आगे चल के अफसर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, आईएएस बनेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, यही एनवायरमेंट मिनिस्टर बनेगा, यही प्रधानमंत्री बन सकता है, यही आपके कैबिनेट है, यही आपके देश को चलाएगा। तो एक तो है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन जो प्राइमरी में है। 9th 10th 11th 12th आते हुए फिर वो फिटजी बाइजू ये वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो है एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बहुत बड़ी बात जो हमारा देश इस वक्त बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, और वो है हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे एमएलएस, हमारे एमपीज ये नैरेटिव ही सेट नहीं करे। देखिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, एक इको नैरेटिव होता है, एक एनवायरमेंट का भी तो नैरेटिव है। आप कौन सा अच्छा मुझे बताइए, कहाँ मैं हम सारे चैनल्स देखते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कॉरपोरेटर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी मिनिस्टर आके जलाशयों पे बात कर रहा है, वायु परिवर्तन पे बात कर रहा है, सीरियस बात कर रहा है। वो बात अलग है, ब्लेम गेम, ऑपोजिशन ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन तो तभी होगा जब पॉलिटिकल क्लास की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है अभी वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट नहीं है। हम कुछ टारगेट्स लेके चल रहे हैं, हम कुछ नंबर्स लेके चल रहे हैं। सर, नंबर्स तो ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे एक्सेल शीट पे कोई भी बना सकता है ना। लेकिन आपका जो हेल्थ खराब हो रही है, आपकी जो खुशियां खराब हो रही हैं, आपकी जो डेथ्स हो रही हैं, आपके जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, शहर बीमार है, गांव बीमार है, हमारे खेत खलियान बीमार है, हमारी नदियां बीमार हैं, हमारे हमारे तालाब बीमार है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। हम डेवलपमेंट के नाम पे हाईवे, बहुत अच्छी बात है, हाईवे बनने चाहिए, एक्सप्रेसवे बनने चाहिए, जो भी ब्रिजेस वगैरह हैं बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, कौन कह रहा है मत बनाओ। लेकिन जो प्रकृति, जो आपकी नाभि है, जिससे आप
जन्म लेते हैं और जिससे आपका पूरा पूरा जीवन, जैसे हमारे को बचपन में नानी कहा करती थी, हमारी टीचर्स बोलती थी, क्लोरोफिल इज गॉड। क्लोरोफिल है, पता ही परमात्मा है। क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण आज हम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन आता है। लेकिन हम अपनी ही, जो जैसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया वेंटिलेटर पे पड़ी है, लेकिन हम अपना कैंची लेके वो वेंटिलेटर की पाइप ही काटी जा रहे हैं। हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर रहे हैं। और बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, टेम्परेचर की भी है। हम क्लाइमेट चेंज की बात ना करके, देखिए क्लाइमेट चेंज वर्क्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होके ही रहेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो परिवर्तन ही जीवन का नियम है, वो उसकी बात नहीं है। हमें वार्मिंग की बात करनी चाहिए। ये जो आपकी सड़कें गर्म हो रही है, आपके घर गर्म हो रहे हैं, अभी आपने जैसे बोला कि कवच खत्म हो रहा है ना, तो अभी आप न्यूज में यूज वर्ड कर रहे थे रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन। तो हमें जो हरियाली बच गई है उसको रेस्क्यू करना है, और जो जो हरियाली खत्म कर दी है हमने उसको रिस्टोर करना है, और ये कवच को वापस लेकर आना है। अगर आप इस कवच को वापस नहीं लेके आते, आप एक दिल्ली जैसा, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, दिल्ली जैसे पॉपुलेटेड एक एरिया के अंदर अगर आपका 50% ग्रीन कवर नहीं है, आप ग्रीन कवर किसको मानते हैं? आप कुछ आपके डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को आप मत अलाउ कीजिए, एटलीस्ट 20-25%। फिर उसके बाद बाकी अर्बन ग्रीन स्पेसेस, आप छोटे छोटे पार्क्स क्रिएट कीजिए, आप अपने स्कूल्स में हरियाली कीजिए। इस हरियाली की परसेंटेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, एनीथिंग मैन मेड क्रिएट्स हीट एंड पोल्यूशन। कोई भी चीज जो इंसान बनाता है वो हीट एंड पोल्यूशन। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मेरी जो श्वास भी है, ये जो हम मोबाइल पे भी बात करेंगे, कुछ करेंगे, वो भी हीट एंड पोल्यूशन क्रिएट करता है सर। सिर्फ परमात्मा की बनाई हुई चीज, प्रकृति की बनाई हुई चीज एब्सॉर्ब्स हीट एंड पोल्यूशन। ये इक्वेशन को समझना होगा। तो वो बैलेंस खराब हो रहा है। और एजुकेशन इज द पूरा सारा सारा का सारा आपका फंडामेंटल जो है वो एजुकेशन पे टिका हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में बेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बेस्ट हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका इंटेंशन अच्छा है, एनर्जी उनकी अच्छी है, वो करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस, ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, जब ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब ऊपर से एग्जीक्यूशन की वो दबाव नहीं पड़ेगा, वो चीज आएगी नहीं कि जाके करो इस चीज को, तो वो कैसे कर देंगे? ऑफिसर अपने मनमानी तो कर नहीं सकता ना। सो आई थिंक कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी की एजुकेशन बहुत जरूरी है। देयर शुड बी स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल वर्कशॉप्स फॉर पार्लियामेंटेरियंस। देयर शुड बी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब जैसे हम लोग जंगल बनाते हैं, हम लोगों ने 2,70,000 हेक्टेयर में पूरे 46 साल में हम लोगों ने जंगल बनाए। कई बार आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल क्लास के लोग आ जाते हैं। अब बेचारे वो अपनी अपनी समझ के अनुसार वो कहेंगे कि जी यहाँ फुवारा बना दो, है ना। अरे भाई, यहाँ तितली घूम रही है, यहाँ भंवरे घूम रहे हैं, यहाँ पर पक्षियों के नेस्ट बने हुए हैं। आप नहीं नहीं, ये घास, ये स्वच्छता, वो उसमें आप घास काट दीजिए, यहाँ पर सीमेंट कर दीजिए, अभी जैसे आपने बात करी। तो इस चीज की बेसिक चीज, मुझे तरस आता है इन लोगों पे, बहुत तरस आता है, क्योंकि उनको उनको मालूम नहीं है सॉइल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कैसे अपने बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज को कैसे बचाएंगे? उनको पॉलिनेटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। उनको समझ ही नहीं आता क्या फर्क पड़ेगा अगर तितली नहीं होगी। हमें बोला है, बड़े बड़े मंत्रियों ने बोला है, अरे क्या परिवर्तन जी, आप लोग क्या पक्षियों के बारे में, तितलियों के बारे में, भंवरों के बारे में बात करते हैं, उससे क्या होगा? उनको ये तक नहीं पता कि पॉलिनेशन कैसे होती है, उनको यही नहीं पता कि बीज कैसे बनता है। उनको मालूम ही नहीं है कि जो नदी में पानी आता है सर, वो डैम से नहीं आता। वो या तो ग्लेशियर मेल्ट से आता है, स्नो मेल्टिंग से आता है, या फॉरेस्ट में जो बच जाता है मॉइस्चर, उसको धीरे धीरे कल कल करके वो नदी बनती है। उन्हें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। या पता होगा तो वो जो भी है। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत हाथ विनम्र ये एक बात रखना चाहता हूं देश के सामने। ईश्वर बहुत कृपालु है, जो मांगोगे वो मिलेगा। पहली बात तो सही चीज मांगिए। अगर आप जीडीपी मांगेंगे, परमात्मा आपको जीडीपी देगा। आप ऐश्वर्य मांगेंगे, आपको ऐश्वर्य मिलेगा। सर अपने लिए जिंदगी मांग लीजिए, अपने लिए सेहत मांग लीजिए, मांग लीजिए ईश्वर से कि हमारे ये जो
सेंटीमीटर जो 1.5 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, इसको कहीं ना कहीं किसी तरह से हम इसको फाइनाइट करके इसको किसी तरह से हम कंट्रोल कर पाए। हम मांगते ही नहीं, हम मांग ही नहीं रहे। आप मांगने का मतलब क्या है? आपको नैरेटिव, सिटीजन्स को नैरेटिव सेटअप करना पड़ेगा, आपको अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? कॉर्पोरेटर जरूर बात मानेगा, लेकिन मांगो तो सही, बात तो करो। आप जी आप उनको बस अपने जलसों पे बुला बुला के उनको गेंदे के हार पहना के उनके आगे वो करते हैं। अरे मांगो तो सही उनसे। आप कहाँ मांग रहे हो? ना आप पानी मांग रहे हो। आप उनसे सड़क मांग लेते हो, सड़क पे हरियाली मांगते हो? नहीं मांगते आप, है ना? आप आप अपने नदियों के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं करते। आप अपने जो ये गर्मी हो रही है उसके ऊपर कहाँ क्वेश्चन हो रहा है? कोई किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉलिटिशियन को बुलाया गया है? किसी को बुलाया गया? मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं, प्लीज आप ये मत समझो हम पॉलिटिशियन को कह रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं है वो सेंसिटिविटी, नहीं है। जब तक सर पॉलिटिकल क्लास में सेंसिटिविटी नहीं आएगी, तीन ही तो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम आपके सरपंच और आपके जिला परिषद से लेके फिर आपका, क्योंकि हमने गांव में काम किया है। हम सबसे पहले सरपंच से बात करते हैं, सरपंच जी को जो है हम उसको एजुकेट करते हैं और सारे काम होते। फिर गोचर जमीनों को भी उसको हरियाली में तब्दील किया जाता है। वो कुएं पे भी काम करने देते हैं, वो तालाबों पे भी। जब तक उनको पता ही नहीं होगा, जब तक उनकी जी सेंसिटिविटी नहीं है, तो हम अगेन एंड अगेन से, जब तक पॉलिटिकल क्लास की सेंसिटिविटी नहीं होगी, बेचारे सिटीजन क्या कर लेंगे? सिटीजन तो हाई तौबा मचाते रहते हैं। वो कभी जंतर मंतर पे जाएंगे, कभी कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कोई पिटीशन करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार करेंगे। सर कॉन्फ्रेंस सेमिनार से क्या जंगल लगते हैं? पिटीशन बिल्कुल। फाइल करने से क्या हरियाली बचेगी? नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन फील्ड वर्क से होती है ना? और फील्ड वर्क वो तभी होगा सर जब आपकी पॉलिटिकल क्लास अलाउ करेगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी की अलाउ करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ करेगी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को, कि जो जी साइंस है वो उसको ग्राउंड पे, फील्ड पे इम्प्लीमेंट करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीपल बाबा इस पूरी जानकारी के लिए और अपनी ये सलाह देने के लिए। बहुत ज़रूरी है, हम तमाम तरह के नैरेटिव बनाते हैं, जो असली नैरेटिव है वो कहीं छूट रहा है, उसे बनाने की ज़रूरत है। चुनाव में उसे बड़ा मुद्दा बनाएं, लोग नेताओं के सामने उसे एक बड़ा मुद्दा बनाएं, ताकि हमारे नेता, हमारी राजनीति वो इसे प्राथमिकता से ले और तब जाकर के आगे कोई उम्मीद बनेगी, बचेगी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस अहम मुद्दे पर हमारी ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिन्हें कर हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में हम आज बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज न हो, उसका जो अति मौसमी असर है वो न हो, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है? तो आपको बता दें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को संरक्षित रखने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हम बहुत छोटे काम कर सकते हैं जिनका बड़ा असर हो सकता है और हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जिससे घटा सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कि हमारे किसी भी काम से कितनी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में निकलती हैं, घुलती हैं, वो कम हो जाए। अगर हमारे किसी काम से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं, इसका मतलब हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ छोटे काम कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत ना हो तो बिजली, पंखे और घर के जो अन्य उपकरण हैं उन्हें आप स्विच ऑफ कर दें। कितना आसान सा काम है, ये करने में भी हम लापरवाही या आलस कर जाते हैं। बिजली चुकाने का पैसा आपके पास ज़रूर होगा, लेकिन इस बिजली को पैदा करने के लिए कहीं दूर किसी बिजली घर की भट्टी में कोयला जल रहा है, ये ध्यान रखना होगा। और वो कोयला जहरीला धुआं उगल रहा है और वो आपकी हवा को ख़राब कर रहा है। कम से कम यही सोचकर हम बंद कर दें। उपकरणों को ऑफ करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि मेन स्विच से भी उसे ऑफ कर दें। कई बार उपकरण ऑफ करने के बावजूद उसमें एक बत्ती जलती रहती है और वो भी बिजली खाती है। उस पावर को फैंटम पावर कहते हैं, वो भी खर्च होने से हम बचा सकते हैं। एसी चलाते हैं तो तापमान 25 या उससे ऊपर ही रखें, इतना ठीक होता है शरीर के लिए। अब ये तो कोई बात नहीं है कि गर्मी में बाहर तापमान 45 है, अंदर 16 डिग्री किया है और फिर कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। इससे अच्छा है 25 से आसपास रखें। तापमान जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होगी, फिर
आपको पता ही है, बिजली पैदा करने के लिए कहीं कोयला जल रहा है, कहीं पनबिजली परियोजना चल रही है, या कहीं कोई परमाणु बिजली घर चल रहा है, उसकी बिजली जो है उसकी भी कीमत होती है। कंप्यूटर पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उसे स्क्रीन सेवर पर रखने के बजाय टर्न ऑफ कर दें। ऐसा करने से भी करीब 65% कम बिजली खर्च होगी। स्क्रीन सेवर भी बिजली लेता है। पानी का इस्तेमाल समझबूझ कर करें। दिल्ली में कई लोग, मतलब दिल्ली के लाखों लोग इन दिनों देख रहे हैं कि पानी की कीमत क्या है। बाकी देश के इलाके के लोग भी जानते हैं कि पानी बहुत कीमती है। हर कोई सलाह देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई चारा नहीं बचा है पानी को बचाने के अलावा। बेहतर है कि नल चलाए रखने के बजाय किसी बर्तन में पानी जमा करें, ब्रश करें, दाढ़ी बनाएं, नहाएं, धोएं। इन सब कामों में पानी में नल न चलता रहे। दैनिक कार्यों में आप पानी को बचाते हुए इस्तेमाल करें। साधारण बल्बों की जगह पहले CFL अब LED बल्ब आ चुके हैं, उनका इस्तेमाल करें। 75% कम ऊर्जा की खपत करते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं। कागज़ की भी जितनी हो सके उतनी बचत करें। पेपर का इस्तेमाल करना है तो दोनों ओर करें। ज़रूरत पड़े तो ही प्रिंट आउट निकालें, बेवजह न निकालें। पेपर बनता है लकड़ी से, लकड़ी के लिए जंगल कटते हैं। आने जाने में हर जगह गाड़ियों के इस्तेमाल की जगह पैदल चल सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हम साइकिल का इस्तेमाल करें। कई यूरोपीय देश हैं साइकिल का जमकर इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ न जाने क्यों ये सोच लिया जाता है कि साइकिल पर चलने वाला छोटा होगा। फिर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और बिजली का इस्तेमाल होता है उसके लिए। हम जो ईमेल भेजते हैं उसके लिए भी कहीं कोई सर्वर ऑन रहेगा तो जो बिजली की खपत करेगा। तो हम कोशिश करें कि इंटरनेट का इस्तेमाल तो बिल्कुल करें, लेकिन जितना इस्तेमाल से बच सकते हैं बचें। आदत न ख़राब करें लगातार फ़ोन देखते रहने की। गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बच सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी बहुत बिजली खाते हैं। गैजेट्स खरीदने का शौक़ बहुत लोगों को होता है, नए फ़ोन, नए टैबलेट, लेकिन जैसे कंप्यूटर है नया, तो हमेशा बदलने की उसमें न रहें, क्योंकि इन्हें बनाने में भी बहुत ऊर्जा खपत होती है। अगर किसी गैजेट को आप ख़रीदते हैं तो कोशिश करें जितना लंबा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं करें। बेकार होने पर फेंकें नहीं, रिसाइकिल के लिए दे दें। उससे रिसाइकिल से जो उपकरण निकलते हैं वो फिर दोबारा काम आते हैं। कपड़ों का शौक़ बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छा हो कि जो कपड़े आपके पास हैं उन्हें पूरा इस्तेमाल करें जितना हो सके। नए कपड़े खरीदने से पहले ये सोचें कि पैसा तो आपकी जेब से जाएगा, लेकिन कपड़े बनाने में जो ऊर्जा, पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है। बहुत पानी लगता है। एक जीन्स बनाने में सैकड़ों लीटर पानी लगता है। तो कपड़े भी हैं, उन्हें रिसाइकिल भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने पड़ गए हैं, फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद आदमी को उसे दान कर सकते हैं। हालांकि बाज़ारवादी व्यवस्था कभी नहीं चाहेगी कि आप ये सब करें, लेकिन हम ही को देखना है कि बाज़ार की पहले सोचें या पर्यावरण की। तो बहुत से उपाय हैं ऐसे जिन्हें हम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। बाज़ार के दबाव में इतना ना आए, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त है एक ब्रेक।